Continuing with the ecological factors, today the topic is temperature. Temperature is well known for its effect upon plants, ranging from their structure, all biological processes and geographical distribution. तापमान के एक निश्चित परिसर या रेंज में ही जीवों की वृद्धि एवं जीवन संभव है। प्रत्येक पादप समुदाय के विभिन्न मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए टेम्परेचर की मिनिमम एंड मैक्सिमम लिमिट होती है, जिसे रेंज ऑफ टॉलरेंस या सहनशीलता की सीमा कहते हैं। इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर ऑन प्लांट्स। Effect on metabolism. All metabolic processes are influenced by temperature, since temperature regulates the activity of enzymes. All chemical reactions in an organism are controlled by temperature. एंजाइम्स इन क्रियाओं को एक निश्चित तापक्रम पे ही पूरा करते हैं। उच्च तापक्रम पर ये विकृत हो जाते हैं। जैसे ट्रांसपिरेशन, सामान्यतः तापक्रम के बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन की दर में बढ़ोतरी और तापक्रम के कम होने से रेस्पिरेशन की दर में कमी हो जाती है। अतः तापक्रम अप्रत्यक्ष रूप से ट्रांसपिरेशन को प्रभावित करता है। फोटोसिंथेसिस। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयुक्त तापमान 10 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। उसके बाद प्रत्येक 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाने पर यह क्रिया दुगनी हो जाती है, लेकिन यह वृद्धि तापमान की कुछ सीमा तक ही जारी रहती है। उसके बाद फोटोसिंथेसिस की दर में भारी गिरावट आ जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें काम में आने वाले एंजाइम्स डीनेचर हो जाते हैं। इसी प्रकार रेस्पिरेशन की क्रिया एक निश्चित तापक्रम की रेंज में ही होती है। तापमान के इस मान से ऊपर बढ़ने पर श्वसन की दर कम हो जाती है, क्योंकि उच्च तापमान पर एंजाइम्स विकृत हो जाते हैं। Effects on reproduction. Flowering in plants is affected by temperature through thermoperiodism, that is, the response of plants to rhythmic diurnal fluctuations in temperature. Temperature is an important factor in the phenology of plants, that is, the periodical phenomena of plants as the time of flowering, fruiting, etc., which is related to climate. Vernalization या वसंतीकरण, low temperature and its definite duration induces stimulus for flowering in the plants. निम्न तापमान के द्वारा पुष्पन के नियमन को वसंतीकरण या वर्नलाइजेशन कहते हैं। इफेक्ट ऑन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पादप वृद्धि एवं विकास पर टेम्परेचर का प्रभाव। Extremely low and high temperatures both have adverse effects on the growth of plants. Low temperatures bring about cold injuries जैसे desiccation, निर्जलीकरण, chilling injury, द्रुत शीतन क्षति and freezing injury, प्रशीतन क्षति. Coming on to cold injuries, desiccation. Tissues are dehydrated and injured due to rapid transpiration and slow absorption during winters. शरद ऋतु में जब वाष्पोत्सर्जन अधिक हो जाता है तथा निम्न तापमान के कारण अवशोषण कम होता है, तब उत्तकों के निर्जलीकरण से पौधों को क्षति पहुंचती है, जिसे हम डेसिकेशन या निर्जलीकरण कहते हैं। दूसरा, चिलिंग इंजरी. This is the injury of plants of hot climate when exposed to low temperature for some time. शुष्क जलवायु में उगने वाले पौधों को न्यून तापक्रम, जो कि फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर हो, दिया जाए, तब या तो पौधों की मृत्यु हो जाएगी या उनमें गंभीर क्षति होगी। इसी को द्रुत शीतन क्षति या चिलिंग इंजरी कहते हैं। Then coming on to freezing injury. In some plants of temperate climates, if
they are exposed to low temperatures, water is frozen into ice crystals in the intercellular spaces, which cause injury to the cells. तापमान में अधिक गिरावट पर इंटरसेलुलर स्पेसेस या अंतर कोशिकीय स्थानों में बर्फ के क्रिस्टल्स बन जाते हैं। जीव द्रव्य डिहाइड्रेट होकर कोएगुलेट हो जाता है। पाला या फ्रॉस्ट पड़ने पर भी कोशिका के अंदर वाला जल भी बर्फ में बदल जाता है। ये क्षति प्रशीतन क्षति या फ्रीजिंग इंजरी कहलाती है, जिसमें आइस क्रिस्टल्स मैकेनिकल रूप से सेल्स को क्षति पहुंचाते हैं। Some perennials can tolerate extremely low temperatures and this ability is called cold resistance. अनेक बहुवर्षीय पौधों में न्यून तापक्रम पर अंतर कोशिकीय स्थान एवं कोशिका के आंतरिक जल के जमने के बावजूद भी सामान्य जीवन व्यतीत करने की क्षमता होती है, जिसे हम फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस या पाला प्रतिरोधी क्षमता भी कहते हैं। इनके सेल्स में सॉल्युबल प्रोटीन्स एंड शुगर्स की मात्रा अधिक होती है एंड सेल्स में परासरण सांद्रता या ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन अधिक होती है। Then coming on to the other injury, which is called as heat injury. Extremely high temperatures cause stunting and final death of the plants, which is due to adverse effects on number of physiological processes such as respiration, transpiration, protein metabolism, etc. This is called heat injury या ऊष्मा क्षति। उच्च तापमान पर वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है तथा जीव द्रव्य में विद्यमान प्रोटीन स्कंदित हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप जीव द्रव्य की मृत्यु हो जाती है। मरुस्थल में तापमान अधिक होने पर भी अनेक पौधे रचनात्मक एवं कार्यात्मक अनुकूलन उत्पन्न कर सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं। इसे हम हीट रेजिस्टेंस कहते हैं और इन पौधों को ऊष्मा प्रतिरोधी कहलाते हैं। Variations in temperature and its effect on distribution of plants. Temperature shows pronounced temporal as well as spatial variations. Soil temperature is the result of heat gained by the absorption of solar heat energy, and soil temperatures are greatly influenced by the latitude, that is the distance from the equator of the particular place. The temperature values are maximum at the equator, decreasing gradually towards the poles. तापमान का वैल्यू इक्वेटर पे या भूमध्य रेखा पे मैक्सिमम होता है, जो कि जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर बढ़ते हैं, उत्तरी ध्रुव चाहे दक्षिणी ध्रुव, तो धीरे धीरे वो डिक्रीज होता जाता है। डिविजन ऑफ अर्थ्स वेजिटेशन इनटू डिफरेंट जोन्स एज इक्वेटोरियल, ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय, कॉनिफेरस शंकुधारी and alpine vegetation depends on the marked variations in temperature at different latitudes. Similarly, altitude, that is height above the sea level, also affects temperature values. Changes in both the latitude and the altitude show more or less similar effect upon the type of major vegetations of the earth. The various zones of different kinds of vegetation at increasing latitudes from equator towards poles and increasing altitudes on mountains are more or less similar, showing that increase in latitude and altitude brings about more or less similar influence upon vegetation. अतः अक्षांश एवं ऊंचाई का तापक्रम पर लगभग एक समान प्रभाव होता है। जैसे कि हम इस फिगर में देख सकते हैं, इक्वेटर से पोल्स की तरफ बढ़ने पर हमें जो रेंज ऑफ वेजिटेशन दिखाई देती है वो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, देन ग्रासलैंड्स, देन डेसिडुअस फॉरेस्ट, कमिंग ऑन टू कॉनिफरस फॉरेस्ट, टुंड्रा एंड देन
सिर्फ आइस या स्नो पाई जाती है पोलर रीजन पे। उसी प्रकार से जब हम ऑल्टीट्यूडनल जोनेशन देख रहे हैं फिगर में, तो उसमें भी जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो वही वेजिटेशन आती है देखने में। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, देन ग्रासलैंड्स और डेजर्ट, देन डेसिडुअस फॉरेस्ट, कॉनिफरस फॉरेस्ट, टुंड्रा, एंड फिर वही स्नो या आइस। तो हम कह सकते हैं कि तापमान का लगभग एक समान प्रभाव होता है, चाहे हम अक्षांश से नीचे से और ऊपर की ओर बढ़ें या ऑल्टीट्यूड में नीचे से ऊपर की ओर बढ़ें। Besides latitude and altitude, plant cover, water content of the soil, physiographic factors such as steepness of the slope, direction of mountain chains, etc., they also greatly affect the temperature conditions. Some scientists, on the basis of temperature conditions, had divided world's vegetation into various classes. According to temperature, the major classes are megatherms, mesotherms, microtherms, and hecistotherms. Megatherms are those in which high temperature prevails throughout the year, and the type of vegetation which is dominant is tropical rainforest. Then second class is mesotherms, where high temperature alternating with low temperature is dominant, जहाँ पे न्यून एवं उच्च तापक्रम एकांतर के क्रम में पाया जाता है, और वहाँ पर जो टाइप ऑफ वेजिटेशन है वो है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। देन माइक्रोथर्म्स, जहाँ पर लो टेम्परेचर्स पाए जाते हैं और जो टाइप ऑफ वेजिटेशन है वो है मिश्रित शंकु वन या मिक्स्ड कॉनिफरस फॉरेस्ट। चौथी क्लास है हेकिस्टोथर्म्स, जहाँ पे अत्यधिक न्यून तापक्रम पाया जाता है और वनस्पति एल्पाइन वेजिटेशन पाई जाती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं इस क्लासिफिकेशन में, टुगेदर विद टेम्परेचर द चेंज इन द टाइप ऑफ वेजिटेशन इज ऑल्सो एविडेंट। तापक्रम के साथ साथ वनस्पति के प्रकार में बदलाव को भी स्पष्ट किया गया है। Now coming on to thermal stratification. Temperature values may show variations in aquatic conditions also. In aquatic habitats, submerged forms experience lesser fluctuations of temperature in water medium. जलोद्भिद पादपों को कम से कम तापमान का बदलाव सहन करना पड़ता है। In large water bodies, due to its high latent heat, it does not become so cool in night hours, plus wind effects and water currents lessen the effects of cooling and heating. But in small ponds, such diurnal variations may be pronounced. In deep waters of lakes, thermal stratification may be observed during summers, where atmospheric temperature reaches up to 27 degrees centigrade, which raises the temperature of upper layers of water to 22 to 23 degrees centigrade, whereas the bottom layers it is as low as only 5 degrees centigrade. Between this range of 5 to 22 degrees centigrade, there are generally differentiated three different zones of vegetation which are evident in the figure: epilimnion, metalimnion, and hypolimnion. Epilimnion, the vertical gradient of gradually decreasing temperature from the surface. Metalimnion, या जिसे हम thermocline के नाम से भी जानते हैं, this is a short zone of rapidly falling temperatures. And then hypolimnion, bottom cold zone, where no temperature gradient is evident. With this, the effect of temperature on plants ends.